वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस में ना आप ये समझो टोटल आपके 8 पेपर होते हैं, ठीक है। जीएस के आप ये समझिए जीएस के 6 पेपर होते हैं, जीएस 1 से लेके 6 तक, ठीक। जीएस 1 से लेके 2 3 4 5 6, भाई जो 6 पेपर हैं आपके, ये हर पेपर आपके 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल आप ये समझो ये तो 1200 मार्क्स बन गए, ठीक। इसके बाद में जो आपका हिंदी का पेपर है, एक आपको हिंदी दिख रहा है, हिंदी मार्क्स जोड़ते हैं, ठीक है। हिंदी का 150 नंबर का, साथ में ऐसे जो है ऐसे भी आपका 150 नंबर का है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई, अगर जोड़ोगे तो 1200 में 300 और जोड़ दो, 150 हिंदी 150 ऐसे, तो 1500 मार्क्स का आप ये समझिए आपका मेंस का पेपर होता है। इसमें से आपको नंबर मिलते हैं, ठीक। तो ये तो आपका रहा भैया पैटर्न। अब आपको क्या कहते हैं, सिलेबस जो है ना वो पता होना चाहिए जीएस के जितने पेपर है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब सिलेबस पता होगा तभी उस हिसाब से तैयारी आपकी चलेगी, फिर तभी जब आपको कोई पॉइंट कहीं दिखेगा उसको रिलेट कर पाओगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो जीएस 1 वाला सब्जेक्ट है ना, जनरल स्टडीज 1, उसका सिलेबस जो है वो देखते हैं, ठीक। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, तो परेशान ना होना। साथ में देखो टेस्ट सीरीज भी चल रही यूपी पीसीएस मेंस की, और पेड ग्रुप भी चल रहा है 2024 का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर्स पे कॉल करके। देखो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री के बारे में। देखो मोटे मोटे मैं सब्जेक्ट बताता रहा हूँ जीएस 1 में कौन सा है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बाकी और भी चीजें और भी पॉइंट है वो पता लगेगा। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट क्या है, जो आपका इंडियन कल्चर है, मतलब आर्ट एंड कल्चर को लेके जो है वो बोला जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब ये आपका मॉडर्न टाइम का आर्ट एंड कल्चर नहीं है, शुरू से प्राचीन भारत से, एंशिएंट इंडिया से आपको मॉडर्न आपका समय तक, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर जितना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे उसमें आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, लिटरेचर जो लिखा गया है, आर्ट फॉर्म्स जो हैं, जो डांस फॉर्म है, ये सब पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। दूसरा क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब ये अलग से मेंशन्ड है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्री में भी इससे ज्यादा क्वेश्चन है और मेंस में भी अलग से लिखा हुआ है। कब से कब तक, 1757 से लेके 1947 तक, ठीक। ये आपसे 1757 जब आपका प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद में आगे क्या है, इवेंट्स, पर्सनालिटीज, तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया वो भी क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक, ठीक है। घटनाएं, आपका व्यक्तित्व। चलो आगे देखते हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है। फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, कि भैया कैसे जो है संघर्ष करना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ में, तब जाके जो है हम लोगों को आजादी मिली। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया फ्रीडम स्ट्रगल का। और हर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत लोगों ने क्या कहते हैं योगदान दिया है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो वो भी बोला जा रहा है, ठीक है। विभिन्न भागों से अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो चलो पहला 3 पॉइंट क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा हो गया फ्रीडम स्ट्रगल। मेंस का सिलेबस अच्छा, एक चीज ध्यान रख लो, याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए याद। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, जब आजादी मिल गई हम लोग को 1947 में, उसके बाद में भी जो है अलग अलग राज्य थे, आपकी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक करना। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है ना, वो है फोर्थ पॉइंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तब तक 1965 तक, जब अलग अलग राज्यों को जो है हमने अलग अलग राज्य बनाए, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे जोड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। एकीकरण मतलब अलग अलग रियासतों को एक मिलाना, ठीक है, भारत में मिलाना। फिर अलग अलग राज्यों बनाने थे भाषा के आधार पर, वो चीज। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके भी आपका पॉइंट दे रखा है, विश्व का इतिहास। और वर्ल्ड हिस्ट्री ये नहीं कि भैया प्राचीन काल से वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं, नहीं। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कहां से कहां तक पढ़नी है, जो 18वीं सेंचुरी है, 18वीं शताब्दी है ना, वहां से लेके 20वीं सेंचुरी तक। जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो अलग अलग वर्ल्ड वॉर हुई हैं, फिर यूरोप में अलग अलग देश बने, जो बाउंड्रीज ड्रॉ करी गई, नाजिज्म, फासिज्म, सोशलिज्म, ये सब चीजें पढ़नी। मतलब 18वीं शताब्दी से पढ़ना, मोटी मोटी बात जो है ये समझनी पड़ेगी 18वीं शताब्दी से। फिर आगे देखते हैं, 6 पॉइंट क्या है, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। भैया भारतीय समाज कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, इसको लेके भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया समाज कैसा है। अभी आप देख ही रहे होगे कि लेटेंट टेक्सचुअल्स को लेके काफी विवाद चल रहा है, काफी मतलब डिस्प्यूट चल रहा है। तो यही बात है ना कि वो सोसाइटी पे कैसा आपका अंतर डाल रहा है। तो इसकी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी आती है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये सोसाइटी गई है,
रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन आता है। जो पॉइंट है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है होगा आपसे, ठीक है। जो पॉइंट लिख रखा है सीधा क्वेश्चन आता है, और जो बच्चा भैया सिलेबस ही नहीं याद करके जाता, पढ़ के नहीं जाता, वो कर ही नहीं पाएगा। क्या है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जो जनसंख्या के बाद में जो आपकी गरीबी है, पॉवर्टी और डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, जो आपका शहरीकरण हो रहा है, इन सब की प्रॉब्लम्स क्या है और क्या क्या आप इसमें क्या कर सकते हो, रेमेडी क्या कर सकते हो, मतलब क्या सोल्यूशन जो है निकल सकता है। महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, मतलब जो महिलाओं की सिचुएशन सुधारने में क्या क्या भूमिका रही है। फिर जनसंख्या के लेके क्या समस्या है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। गरीबी और आपका डेवलपमेंट। फिर शहरीकरण हो रहा है, जब शहरीकरण होगा उसकी अलग समस्याएं होती हैं, ठीक है। पानी की किल्लत होती है, वेस्ट जो है वो ज़्यादा बनता है। फिर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये वैसे GS3 में इसमें डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन इस GS1 में भी ये पार्ट तो क्वेश्चन आपका बनेगा। मतलब इसका इफेक्ट क्या हुआ हमारे समाज पे, हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, और पूरे सोशल स्ट्रक्चर पे। क्योंकि सर्विस क्लास ज्यादा हो गया। अब आप देखोगे सर्विस क्लास में जॉइंट फैमिली वाला कंसेप्ट ही चला गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सिंगल फैमिली, बस मम्मी पापा उनके 2 बच्चे रह रहे होंगे, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम चला गया। तो ये सब क्योंकि वो सर्विस क्लास कब बना, 1991 के बाद में ज्यादा है जो रिफॉर्म्स हुए हैं। फिर क्या है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। रीजनलिज्म क्या होता है, जब कोई इंसान क्षेत्र को ही आपका प्रायोरिटी देता है अपना देश के मुकाबले। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म मतलब जब कोई इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी अपने धर्म से ही जोड़ेगा, ठीक है। और मतलब वो ये नहीं जोड़ेगा कि हम पुरुष हैं, महिला हैं, हम गरीब है, अमीर है, वो सब कहेगा कि नहीं मेरे धर्म का फायदा होना चाहिए। ये कम्युनलिज्म होता है, थ्योरी है पूरी। फिर ये ज्योग्राफी का हो गया, ये जो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड की अलग अलग जगह फैल रखी हैं, ठीक है। कहाँ पे, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। फिर इंडस्ट्री जो अलग अलग जगह क्यों लगती है, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लग रही है। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। फिर आगे देखें फिजिकल ज्योग्राफी, आपका भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, ज्वालामुखी, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, ये सब कैसे बन रहे हैं, कैसे आपका 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें काफी जो है काम, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, ये काम का है। फिर आगे देखें जो भारत का ओशनिक रिसोर्सेस हैं, जो आपका महासागर में रिसोर्स मिल रही है, उसका क्या पोटेंशियल है, ये क्वेश्चन आएगा। फिर जो अलग अलग माइग्रेशन हो रहा है एक देश से दूसरी देश, जो रेफ्यूजी लोग आ रहे हैं, ठीक है, रेफ्यूजी लोग का क्या समस्या हो सकती है, और उसके इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे रोहिंग्या आए थे, तो उस चीज को लेके भी पता होना चाहिए कि क्या, अब जैसे ये रेफ्यूजी क्राइसिस था, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर भारत की जो बाउंड्री है, जो भारत की बाउंड्री मतलब आपका पाकिस्तान से लग रही है, अफगानिस्तान से, ठीक है, सीआरटी में लिखा हुआ है अफगानिस्तान, वैसे उधर तो पीओके बन जाता है, ये सब पता होना चाहिए। चाइना, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, फेंसिंग क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग, क्या समस्या है, क्यों लोग आ जाते हैं वहां से, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, आतंकवादी आ जाते हैं। फिर आखिरी जो है आपका पॉपुलेशन और सेटलमेंट, कैसे कैसे जो है लोग कहाँ कहाँ पे ज्यादा जो है रहते हैं। जैसे आपको पता होगा जो आपका मैदानी इलाका वहाँ लोग ज्यादा रहते हैं। फिर शहर में आपको ज्यादा आबादी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ आर्थिक अपॉर्चुनिटी बहुत है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है। तो टोटल आप ये समझो कितने पॉइंट दे रखे हैं GS1 में, 15 पॉइंट दे रखे हैं, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस के हिसाब से भी इन पॉइंट्स को भी मन में ध्यान रखें और इसी हिसाब से तैयारी करें। 2024 वालों को तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा, अब उनके पास में तो कोई ऑप्शन नहीं, आपका प्री निकल गया है, ठीक है, अब आपको मेंस के लिए करना है। 2024 यूपी पीसीएस मेंस का पूरा पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया SCS का, तो ज्वाइन कर सकते हो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। और 2025 का प्री प्लस मेंस का पेड ग्रुप भी चल रहा है हमारे साथ, तुषार सर कूपन कोड पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। कल जो है हम लोग GS2 सिलेबस की एनालिसिस करेंगे।